बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। हमारे इस प्रोग्राम में अक्सर बात होती है, जब भी पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस पर सवाल किया जाता है तो एनालिस्ट ये कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स अब सोचना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हुकूमत ने ऐसा ही एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो तजवीज़ किया है, और ना सिर्फ तजवीज़ किया है बल्कि उसकी प्रॉपर तश्कील देने के बाद उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। ये सोल्यूशन जनाब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जिसका नोटिफिकेशन भी इशू हो गया है, जिसके तहत 3 कमेटीज़ को कायम किया गया है। पहले जो आला सतह की कमेटी है वो वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत करेंगे, आर्मी चीफ उसका हिस्सा होंगे। उसके बाद वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी होगी, और जो तीसरी कमेटी जिसे अमल दरामद कमेटी का नाम दिया गया है वो कमेटी बुनियादी तौर पर मुश्तमिल होगी उन एक्सपर्ट्स से रिलेटेड या उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड जिन्होंने वो काम करने हैं। इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का मकसद क्या है? मकसद इसका बुनियादी तौर पर जो माशी चैलेंजेस पाकिस्तान को हैं उनमें सबसे बड़ा जो मसला है जिसे हम करंट अकाउंट खसारा कहते हैं, और करंट अकाउंट खसारे के लिए जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा कमी का सामना है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रेज करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो है कि आप फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा करें, दूसरा तरीका है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और तीसरा जो तरीका जो कि जिससे बहुत सारे ममालिक ने फ़ायदा उठाया है, जैसे कि चाइना ने, जनूबी कोरिया ने और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने, जिसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो चौथा तरीका है वो बड़ा ही गैर मारूफ तरीका है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा कबूलियत भी हासिल नहीं है, उसको कर्ज का तरीका कहते हैं, लेकिन कर्ज का जो है फिर वापस तो करना पड़ता है। अब FDI को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके लिए हुकूमत ने एक जामे मंसूबा बनाया है, जिसके तहत बिलखुसूस इनिशियली जो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो मशरक़ वस्ता के ममालिक होंगे, हमारे वो दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को कभी भी मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा। लेकिन अब जो सिलसिला है वो हम विन विन करेंगे। पाकिस्तान उनको ऑफर करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफर करेगा, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, और बकौल मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के कि ये ऑलरेडी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। 25 से 30 अरब डॉलर तैयार पड़े हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स करनी है, इंटरनल अपना ये हाउस जो है इन ऑर्डर करना है, और उसके बाद वो ममालिक जिनमें UAE, सऊदी अरब, चीन, कतर, ये वो ममालिक हैं जो इन्वेस्टमेंट तैयार लेकर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। अब यहाँ पे कुछ सवाल नाकिदीन जो है उनकी जानिब से भी उठाए जा रहे हैं। नाकिदीन का ये कहना है कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके होते हुए इस तरह की काउंसिल का जो क़याम है क्या लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट देगा? मजीद जो सवाल उभरते हैं वो ये हैं कि जो हमारे मतलूबा अहदाफ हैं क्या वो रवायती तरीकों से हासिल हो सकते हैं? क्या इन इकदामात से जो रेड टेपिज्म है, ये सुर्ख फीता है, उसको खत्म किया जा सकता है? क्या जो मौजूदा सेटअप है, जो ये अरेंजमेंट लेकर आया है, कल इलेक्शंस होते हैं, कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है, क्या इसको वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी और लेकर आगे जाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके जवाबात, और कितना तक ये प्रैक्टिकल है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं, आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। स्टूडियो से ही हमारा साथ देंगे डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, और स्काइप के जरिए हमारा साथ देंगी शरीला अमार साहिबा, और लाहौर स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं आजम चोई साहब। तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। सवाल यह है मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे होगा सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए कितनी कारगर साबित होगी प्रैक्टिकली? देखिए, ये जो टेम्पलेट है ये नया नहीं है। आपको याद होगा कि 2010-11 में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पे थी और जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था जी, उस वक्त एक टेम्पलेट बनाया था एपेक्स कमेटीज़ का, अगर आपको याद हो, जिसमें कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और फिर सूबाई सतह पे भी इस तरह की कमेटीज़ बनी थी। ज़रा आगे चलें, 2020 में जब कोविड आया तो आपको याद होगा कि एक NCOC बनी थी, ऐसे ये भी एक मॉडल था। ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता एक मॉडल है, जो जिसके पीछे जो बुनियादी रूह है वो ये है कि हमारे निज़ाम के अंदर जो बॉटल नेक्स हैं, जो सूबाई और वफाकी और दूसरे इदारों की आपस में जो जुड़त के जो मसाइल हैं, जो हम आहंगी के जो मसाइल हैं, जो रवाबित के मसाइल हैं, उसकी वजह से उनसे बॉटल नेक्स से निकलने के लिए एक सिस्टम आप बनाएं। आप पुराने सिस्टम को ख़त्म नहीं कर रहे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, दूसरे इदारों को ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ मुश्किलात हैं, कुछ
ऐसी सूरत हाल है जिससे निकलना है। मिसाल के तौर पर जो पिछले 11 महीने हैं उसमें आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 1.3 अरब डॉलर है, जो कि 21% कम है पिछले साल के मुकाबले पे। सही। इसी तरह से जो यहाँ से जो गैर मुल्की कंपनियाँ हैं उनकी जो रिपेट्रिएशन है कैपिटल की, उसमें कुछ हमने रुकावटें डाली हैं। तो उस वजह से जो हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। अब अगर आपने जो 25 अरब डॉलर की जो बात की है तो आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन ये ज़रूरी है आप इस तरह की चीज़ भी करें, लेकिन ये चीज़ें तब कामयाब होंगी जब आपके जो मौजूदा जो सिस्टम्स हैं, टैक्स का निज़ाम है, इक़्तिसादी इस्लाहात हैं, उनसे हाथ न छोड़े, इसी पर इत्तफा न करें। जो आपको बुनियादी काम करने हैं, आबादी का कंट्रोल, अब कोई 26 करोड़ तक आपकी आबादी पहुंच गई है, जबकि बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है। 1971 में वो 56% थे, हम 44% थे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, टेररिज्म है। तो ये सारी चीज़ें जब एड्रेस होंगी तो इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। ठीक है शर्नीला साहिबा, ये फरमाइएगा, ये जो इस काउंसिल का क़याम है और इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शमूलियत यानी पाक अफवाज या फ़ौज की शमूलियत इसके अंदर है, ये ख़ास तौर पे जो रिवायती हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर पाकिस्तान तो आ जाता है, अब वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसे रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ता है, 20 चीज़ें होती हैं जिससे उसे गुजरना पड़ता है, और अगर गुजर कर वो बिज़नेस शुरू कर दे तो फिर उसके बाद फिर ये एनर्जी के मसाइल, टैरिफ्स के इशू, फिर एक्सचेंज रेट के मसाइल। क्या ये फोरम उन तमाम मसाइल को हल करने की कैपेसिटी रखता है? देखिए यासिर, कैपेसिटी रखता है कि नहीं वो तो हम फ्यूचर में देखेंगे जब इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी और ये इन चीज़ों के साथ डील कर रहे होंगे, लेकिन ये होना चाहिए था। इस वक्त की ज़रूरत है। आप देख लें कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, जब उसने IMF से अपनी जान छुड़ानी थी तो उसने अपने मुल्क के अंदर यही इकदाम किए थे कि जो हुकूमत है उसके अंडर जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। और आज आप उनकी इकोनॉमी को देखें और हमारी जो इकोनॉमी उसको देखें। हमारे मुल्क के अंदर कोई अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है तो उसको इतने महकमों के साथ डील करना पड़ता है कि तंग आके वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ तक कि जो हमारा कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेसमैन है वो भी कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको भी इतने मसाइल का शिकार हो जाता है कि वो भी सोचता है कि बेहतर यही है कि मैं इंडस्ट्री यहाँ पे ना ही लगाऊं, मैं किसी और मुल्क में लगा लूं, या मैं अपने पैसे को बैंकों में रखूं, या मैं प्रॉपर्टी के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दूं। तो और दूसरी बात ये कि जैसे हम CPEC का को गेम चेंजर है, वो आएगा, वो हमारी इकोनॉमी को बदल के रख देगा। लेकिन हुआ ये था कि जिस वक्त इमरान जो साबिक वजीर आजम है PTI की जो हुकूमत थी वो आई, उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले CPEC के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उसके जो मंसूबे थे ना उनको तकमील पे पहुंचाए और ना ही नए मंसूबे उससे शुरू किए गए। तो अब जो काउंसिल बनाई गई और उसमें जो तो आर्मी चीफ की शमूलियत की बतौर अदारा हुई, उसकी वजह सिर्फ ये है कि पॉलिसीज का तसलसल रहे। ये नहीं कि आज नवाज लीग की गवर्नमेंट है, कल को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उसके बाद किसी और की आती है तो वो आके इन पॉलिसीज को रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में पॉलिसीज का तसलसल ही चलता है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या उसके बाद BJP की हुकूमत आ जाए। हमें पॉलिसीज का तसलसल चाहिए। पॉलिसीज का तसलसल चलेगा ही तो फिर आगे मामला जो वो तय होंगे कि जो हमने अपने अहदाफ सेट किए हैं कि हमें इतने बिलियंस की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालनी है ताकि और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। ये तभी होगा कि जब एक स्टेबल हुकूमत होगी, उसको काम करने दिया जाएगा। जो हमारे अरब ममालिक के जो हमारे दोस्त हैं वो तो चाहते ही यही है कि उनको कोई अश्योरेंस मिले, और वो अश्योरेंस उनको आर्मी की तरफ से ही चाहिए होती है कि जी अगर हम आ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई काम करेंगे तो ये तो नहीं होगा कि दोबारा से आपकी जो कोर्ट है वो एक वजीर आजम को बेटे से तनहा न लेने पे नाअहल कर देगी, या एक वजीर आजम जिसको आईनी तरीके से निकाला जाएगा वो सियासी अबतरी मुल्क के अंदर फैलाता रहेगा, तो फिर कौन सा इन्वेस्टर आएगा। तो जरूरत इसके साथ साथ मुल्क को भी ठीक करने की है कि वहां पे सियासी स्टेबिलिटी भी हो हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क का निजाम भी बेहतर हो, और हमारा जो सिस्टम है जिसकी तरफ मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इशारा किया उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। वो सब चीजें होंगी तो खुद बहुत कैपेसिटी जो है वो इस काउंसिल के अंदर आती जाएगी, को तमाम मामलात को डील करता जाएगा। ठीक है, आजम चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये फरमाइएगा कि जिन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, IT है, एग्रीकल्चर है जो आपके दिल के बड़े करीब है, और मिनरल का सेक्टर है, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि
क्या ये प्लान बी है गवर्नमेंट का कि अगर IMF के साथ हमारा मुआहिदा नहीं होता तो हम प्लान बी इस तरह से अमल करते हुए अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको इंक्रीज कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासर। मैं समझता हूँ कि इसको हम प्लान बी या ए इस तरह नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि हर सूरत में चाहे हमारा IMF के साथ मुआहिदा हो चाहे ना हो, हमें अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने की अच्छा ज़रूरत है। और ये जो कौंसिल बनाई गई है, मैं इसे मतलब इस तरह देखता हूँ कि आप इसको किसी हद तक मिसाक मईशत कह सकते हैं, क्योंकि हम बार बार ये बात करते थे कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठकर मईशत को ठीक करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं करते, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। अब सिर्फ एक पार्टी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बाकी तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स और हमारे अदारे और ख़ुसूसी तौर पर हमारी आर्मी वो इस चीज़ पे कमिटेड है कि हमने इकॉनमी को ठीक करना है। उसके लिए हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, या जिन जिन सेक्टर के ऊपर भी जिनका आपने जिक्र किया, IT है, एग्रीकल्चर है, उसके और मिनरल्स है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप देखें ना कि पाकिस्तान में IT की इंडस्ट्री एक टाइम था कि बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, फिर उसके ऊपर ब्रेक लग गई, और सिर्फ ब्रेक नहीं लगी, हम बहुत पीछे चले गए। इसी तरह हमारी एग्रीकल्चर है, उसके अंदर रिसर्च की ज़रूरत है। हम अगर रिसर्च करेंगे, अच्छे बीज देंगे अपने किसान को, हमारी यील्ड ज़्यादा होगी। जब यील्ड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली हमें उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को ज़्यादा पहुँचेगा। इसी तरह माइंस हैं, हमारा मिनरल है, उसके अंदर बहुत पोटेंशल है। दुनिया इस तरफ आने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो हमें यहाँ पर जिन मसाइल का सामना है, वो हमें आज तस्लीम करने पड़ेंगे कि देखिए हम सिक्योरिटी की वजह से उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। हम जो रेड टेप जिसका आपने और शनीला साहबा ने अभी जिक्र किया, रेड टेपिज़म जब तक ख़त्म नहीं होगा हम लोगों को माइल नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। 2019 की बात है, तो लंदन में पाकिस्तान की एक बिज़नेस कम्युनिटी, एक कंसोर्शियम था छोटा सा, उन्होंने प्लान किया कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। जब वो पाकिस्तान में आए तो वो मायूस होकर वापस गए। उनका कहना था कि हमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, पॉलिटिकल जो लोग थे उनकी तरफ से हमें वहाँ पे ऐसा रिस्पांस मिला है कि हमें वापस आना पड़ा, और उन्होंने पैसे किसी और मुल्क में लगा दिए। अब ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये कौंसल बनाने का मकसद यही है कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पे होंगे और वन विंडो ऑपरेशन होगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त टाइम बड़ा शॉर्ट है। आप देखें हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, आगे इंटरम सेटअप आ जाएगा। ये मिसाक मईशत जो है ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट टाइम है इसलिए जो स्टेट टू स्टेट तो आप कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, जो इंडिविजुअल्स हैं जो इनफरादी तौर पे उनको माइल करने के लिए आपको थोड़ा वक्त दरकार होगा। इसके साथ साथ मेरी एक तजवीज़ और है कि आप बैरूनी जो सरमायाकार हैं उन्हें तो बिल्कुल आप कोशिश करें लेके आए, लेकिन जो पाकिस्तान के अपनी कंपनीज हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार है, सबसे पहले उन्हें माइल करें कि वो इन्वेस्टमेंट करें। जो पैसे वो मुल्क से बाहर भिजवा चुके हैं या जो पैसे वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके उन्होंने रख लिए हैं, उनको निकालें और मुल्क की खातर उसको खर्च करें और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी फ़रोग पाए और पाकिस्तान में रोज़गार के मौके भी बढ़े। लेकिन इंडस्ट्री को आपने बढ़ाना है तो आपको एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह आप रशिया के साथ तेल में गए हैं, आप LNG के लिए गए हैं अजरबैजान, आपको इन चीज़ों पे फोकस करके एनर्जी की प्राइसेस नीचे लेके आनी पड़ेंगी, ताकि आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, प्रोडक्शन बढ़े और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। कुछ इक़दाम हैं जो ज़रूरी हैं वो करने। आपने बात की ना प्लान बी की, तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा था कि ये असल में प्लान बी है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा सर कि तसलसल कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने माजी में ये देखा कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कहती है नहीं जी ये तो किसी काम का प्रोजेक्ट नहीं है, इससे तो ये नुकसानात होते हैं, मेट्रो जो है पैसे का ज़िया होता है, जैसे कि साबिक हुकूमत ये काम करती रही है। और उसके ज़माने में हमने देखा कि PSDP के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। चीन ने भी अपना जो है यहाँ से सामान समेट के वो भी कोशिश की कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उनको कम्प्लीट कर ली जाए, फर्दर प्रोजेक्ट्स को ना निकाला जाए। तो ये फरमाइएगा कि तसलसल कितना ज़रूरी है कि जो काम आज शुरू हुआ है डाउन द लाइन 10 साल के बाद और 20 साल के बाद भी हमें होता हुआ नजर आए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे तसलसल के बगैर दुनिया का कोई मुल्क जो है वो माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ भी नहीं कर सकता और उस हदफ तक पहुंच नहीं सकता। अगर हम दो पड़ोसी मुल्कों का जायज़ा लें कि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई और जो मनमोहन सिंह ने
कई दहाइयों पहले 1990s में रिफॉर्म की, वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती रही लेकिन उस पर उनका कंसेंसस था। बदकिस्मती से हम सियासत में सियासी तौर पे एक राइवलरी होती है, कंपटीशन होता है, मुसाबकत होती है, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा पे हम इकट्ठे नहीं होते। प्यूटिन को देख लें, रशिया में जब गोर्बाचोव ने वहाँ पेरेस्ट्रोइका का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिली, एक तसलसल मिला। अब नज़र ये आ रहा है कि ये तसलसल अब कॉन्सेंसस पाकिस्तान में बिल्ड हो रहा है। ये कौंसल भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें मेरी तजवीज़ ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे होने चाहिए, और ताकि इंडस्ट्री और बिजनेस का एक लिंक जो अमल दरामद कमेटी है उसके अंदर तो होंगे डॉक्टर, बॉटल नेक्स जो हैं वो दूर हो सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए। और मेन मसला हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल ल्योर करनी चाहिए, यहाँ आती भी है और वापस भी चली जाती है, लेकिन तजारती खसारा अपनी जगह पे मौजूद रहता है। उसके लिए हमें पैदावार बढ़ानी होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी। तो जिन मसाइल की जो डीप डाउन इम्पैक्ट होता है या आपको वो प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं बिज़नेस को करने में, उनकी जानिब शहनीला ने और सोलंगी साहब ने बताया कि कोई 17 किस्म के तो आपको NOCs चाहिए होते हैं। तो इस एडवाइजरी कौंसल में जो हमारे टॉप डिसीजन मेकर्स हैं उनकी मौजूदगी से ये शायद सिस्टम में बेहतरी आए, और जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल। जहाँ तक आपने बात की इस तसलसल की, तो वाकई देखें कि आज अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हुई होती, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हुई होती मेगा प्रोजेक्ट्स में, और हम जो ये जियो इकोनॉमिक्स और CPEC जैसे मंसूबे ना होते, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे और पसमानदा ममालिक से भी पीछे होता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा पे डिबेट होनी चाहिए कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल पैदा करें, कैसे हम पैदावार को अपनी बढ़ाएं और कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और इसके लिए डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
वेलकम बैक जी। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपको इसमें शामिल करते हैं। सिक यूनिट्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। 1.4 ट्रिलियन के करीब कहा जा रहा है कि इनके लॉसेस हम बर्दाश्त करते हैं। अगर जब भी इनको माजी के अंदर नीलाम करने की सही की गई है तो कहीं हमने देखा कि कोर्ट ने इसके ऊपर सू मोटो ले लिया, कहीं पे यूनियंस खड़ी हो गई कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अब दाव में लग गया, और कहीं पे सियासी पार्टियों ने उनको बैकअप किया। अब कितना हाई टाइम है कि इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर हम मुल्क का सोचें। देखिए, जब ये हमारा आपने ये सवाल रखा और उस पर मुख्तलिफ पहलू सामने आए, तो एक बात आज़म चौधरी साहब ने कही, मिसाक मईशत। इस मिसाक मईशत को किस तरह से हमें समझने की ज़रूरत है, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि दुनिया पाकिस्तान को एक गैर मुस्तकिल मिजाज कौम समझती है। कैसे कि आपने बलूचिस्तान में मिनरल्स का कोई मुआहदा किया, आपने पाकिस्तान स्टील का कोई उसकी निजकारी का कोई मुआहदा किया, अदालत आगे खड़ी हो गई और उसने ये नल एंड वाइट करार दे दिया। यूँ पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आ रहा था उसका रास्ता इदारों ने रोक दिया, है ना। इसी तरह से जैसे आप सियासी जमातों का जिक्र कर रहे हैं, सियासी जमातों के अलावा बाज़ ऐसे प्रेशर्स भी होते हैं जो आप रिकॉर्ड पे ला नहीं सकते, वो प्रेशर्स भी थे। इन प्रेशर्स ने पाकिस्तान के बारे में क्या राय कायम की? एक मैंने आपको बता दिया, गैर मुस्तकिल मिजाज कौम। दूसरा ये बताया कि यहाँ पूरी कौम एक गोल पे मुत्तफिक और मुत्तहिद नहीं है, उसका एक मकसद नहीं है। जो स्टेक होल्डर चाहे जिस तरफ चाहे वो कौम का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता है। नतीजतन जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आएगा उसको सवाए इसके कि उसकी सरमायाकारी ज़ाया हो जाए, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वक्त हमने ये जो मिसाक मईशत किया है या जो कौंसल कायम की है, ये इस कौंसल का बुनियादी और सबसे बड़ा मकसद ये है कि आलमी बरादरी को ये बताना कि नहीं, हम वही कौम हैं और वही लोग हैं जैसे आप हैं, और हम बिहेव करना जानते हैं और करेंगे, और जो इरिटेंट्स हमारे दरमियान मौजूद थे हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। ये है बुनियादी मकसद। इसके नतीजे में आपके मामलात ठीक होने की तरफ जाएंगे। इसके बाद ही हमारी तरफ जो भी आपने हदफ मुकर्रर किया है उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी और बॉटलनेक्स दूर होंगी। बुनियादी मामला वो है कि आपने दुनिया को बताना है कि आप कोई पानी नहीं है जिस बर्तन में डाल दें वही शक्ल इख्तियार कर जाए। नहीं, आप एक इरादा रखने वाली कौम है, और उस इरादा रखने वाली कौम ने अपने मंसूबे का, अपनी ख्वाहिश का, अपने विल का इजहार कर दिया है इस कौंसल के ज़रिए। ठीक है सोलंकी साहब, इससे पहले मैं दूसरे टॉपिक पे की तरफ जाऊं, ये फरमाइएगा कि शॉर्ट सा कमेंट दे दीजिएगा कि आर्मी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बात हो रही कि आर्मी चीफ को क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। फैक्ट हो तो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और वो पॉइंट्स हम जो है उसमें सक्सीड करते हैं। कोविड हो, आर्मी टेररिज्म की या आर्मी की डोमेन है, उसमें काम किया। खालें पक्की करनी हो, माजी में हमने देखा उसके अंदर भी एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स हों, उसके वाले से भी आर्मी की बात की जाती है। ये फरमाइएगा कि इन तमाम जिन ममालिक का मैंने तस्करा किया है, इन ममालिक के साथ जो हमारी डिफेंस टाइज़ हैं उनको इकोनॉमिक टाइज में कन्वर्ट करने के लिए आर्मी का कितना अहम रोल हो सकता है इसके अंदर? क्योंकि हमने देखा कि चीन जब सी पैक कन्वर्ट किया गया तो इनिशियली चीन का हमारे साथ ताल्लुक डिफेंस टाइज के ऊपर था। इसके दो अज्जा हैं। एक तो खुद इकोनॉमिक सेंस में है, पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो उसने काफ़ी ग्रो किया है, और अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो दुनिया के कई ममालिक को पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस की जो पैदावार है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक। तो क्योंकि ये बात सारी डॉलर्स की इनफ्लो की है तो उस हवाले से उसका एक सेंस बनता है। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि तमाम जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है। जैसे सीपैक का है, उसके लिए आपको पता है कि एक स्पेशल फोर्स बनाई गई। तो जितने भी गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे यहाँ पर इन्वेस्ट करें या प्राइवेट लेवल पे करें, उन सब के लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इदारा पाकिस्तान की फ़ौज है। और आपके दोस्त या दुश्मन सभी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फोर्स समझते हैं। इसलिए उनकी हाईएस्ट लेवल पे नुमाइंदगी इसको इंश्योर करती है कि इसके सिर्फ सिविलियन और पॉलिटिकल इसके कोलैबोरेटर्स और
स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो भी इस पर एक ही पेज पे हैं, ये तासुर देने के लिए कि पूरी कौम साथ है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हमें दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरे जनाब, मुल्क भर में इसका जो गर्मी की शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। साल 2013 के अंदर जब PMLN गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली थी तो उससे पहले जो मामला था वो 18-18 घंटे जो है वो गाँव देहातों के अंदर लोड शेडिंग हुआ करती थी। शहरों के अंदर भी 12-13 घंटे जो है उमूमन थी लोड शेडिंग। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त ये स्टांस लिया कि हम इसे ख़त्म करके छोड़ेंगे। पहली फुर्सत में उन्होंने सबसे पहले सर्कुलर डेट को ख़त्म किया और उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए चीन के साथ मुआहदे किए। और फिर हमने देखा कि 2018 में ये सवाल कम पूछा जाने लगा कि आपके घर में लाइट है या नहीं है। हमारे घर में तो लाइट नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि UPS के इस्तेमाल के अंदर भी काफ़ी हद तक कमी आई। लेकिन फिर 2019 में और 2020 और ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि दोबारा से वो मसला सर उठा रहा है। और उसकी क्या वजूहात हैं ये अपने पैनलिस्ट से जानते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अंदर ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर डिक्लाइन आ रहा है। 16 to 23% उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है, जिसके अंदर हाइडल जो हमारा बड़ा पोटेंशियल है 50,000 मेगावाट के हवाले से कहा जाता है कि इसका पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और यही वजह है। और इसके अलावा दूसरे मसाइल भी हैं, ज़रा ये बात कर लेते हैं। जनाब, आपसे सवाल होगा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और तवानाई का बहरान, लोड शेडिंग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? देखें, आपने कुछ तो ख़ुद भी वजूहात बता दी हैं, लेकिन इस मसले का जो हार्ट एंड सोल है वो ये है कि जब आप अफोर्डेबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तभी आपकी जो एनर्जी है वो सस्टेनेबल होगी। और जो अफोर्डेबल एनर्जी है वो आपकी आएगी पानी से, वो आएगी हवा से, वो आएगी न्यूक्लियर से, वो आएगी सोलर से। अगर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो ही वो होगी, क्योंकि आपने जो महंगे तेल से या जो इंपोर्टेड गैस है उससे जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी। इसका जो दूसरा जो उसकी जो वजह है वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है डिस्कोज़ का, उसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो लॉसेस हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसमें जो चोरियां हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसमें एक ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि आप पूरे गांव को सज़ा ना दें, एक बंदा जो है वो अगर चोरी करता है, और उसमें आपके काफ़ी इदारे हैं जो नादहिंदा हैं, जो पेमेंट नहीं करते। उस सिस्टम को ठीक करेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। यही एक रास्ता है। ठीक है जी, किरण इस पे मज़ीद बात भी करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आएंगे तो टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता, छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, फ़लैसा मिन्ना, फ़ैसला दे दिया वो हम में से नहीं है। हम कोई भी कानून नहीं बना सकते जो कि इस्लाम से मुतसादम हो, नबी की टीचिंग से मुतसादम हो। चंद गज़ के फासले पे है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कानून की जंग ही नहीं है। अच्छा, ये जंग है अनाथ ही। जो मियाँ साहब के साथ हुआ, जिस तरह आप बयान फरमा रहे थे, अब उसका क्या होगा? इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को टारगेट किया गया कि मियाँ साहब के बारे में ये था कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बन चुके हैं, जी, आइंदा भी ये वज़ीर आज़म रह सकते हैं, लिहाजा वहाँ पे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आंसर आ गया। 9 मई को जो इंतहाई सोचनाक स्याह बाब है हमारा, लोगों ने ये नहीं किया कि वो धावा बोल दें
GHQ पे, वो धावा बोल दें फौजी इंस्टॉलेशंस पे, वो धावा बोल दें कोर कमांडर के घर पे। शरीला साहब, ये मसला जो दोबारा सर उठा रहा है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि असल मसला बिजली की प्रोडक्शन का है या असल मसला इसकी मैनेजमेंट का है? यासिर, इस मसले के साथ बहुत सी जो चीज़ें हैं ना वो जुड़ी हुई हैं। मैं इस प्रोग्राम के अंदर बहुत दफ़ा फैक्ट्स फिगर के साथ बता चुकी हूँ कि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ। आपने खुद ही बता दिया कि 2018 में जब नवाज लीग की गवर्नमेंट गई तो उन्होंने सिस्टम में कोई 12,000 मेगावाट के करीब जो बिजली थी वो इंस्टॉल की थी, और 2019 में जो हमारी थी जो थी डिमांड और सप्लाई बराबर हो चुकी हुई थी। जब आया कोरोना के दिनों के अंदर जब हमारी बिजली सरप्लस में जानी शुरू होगी तो जो पीटीआई की हुकूमत थी उसने ये कह करके जी हमारे पास तो इजाफी बिजली है, और जो नवाज लीग की हुकूमत है वो तो बिला वजह के प्लांट्स जो वो स्टार्ट करके चलेगी, उन्होंने उनके ऊपर काम ही रोक दिया। और उस वजह से वो जो कुछ पावर प्लांट से 20 के करीब जिन्होंने 2020 के अंदर सिस्टम में आ जाना था वो आपके रुके रहे, और उसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर ये बिजली का जो प्रॉब्लम था शुरू हो गया। उसके अलावा जो आपके सीपेक के तहत जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट थे उनके लिए जो रिवॉल्विंग अकाउंट्स खोलने थे वो नहीं इन्होंने ही खोले, बल्कि उसकी जगह रजाक दाऊद और जो बाबर नदीम थे उनके महंगे फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट चलाते रहे, जहां से आपको महंगी बिजली मिलती है। आज जो हम सर्कुलर डेट की बात करते हैं ना, ये वहीं से आपका ज्यादा होना शुरू हुआ। अभी मुर्तजा सोलंकी साहब ने एक बात की थी डिस्कोस की, आप पावर मिनिस्ट्री से बात करें तो वो आपको कहते हैं कुछ तो हम स्केजुअल लोड शेडिंग कर रहे हैं ना, उन इलाकों में जहां पे 90% से ज्यादा में रिकवरी है वहां पे 1-2 घंटे की लाइट जा रही है। तो ये किसकी नालायकी है? अगर रिकवरी नहीं होती तो नालायकी किसकी है? ये हुकूमत की नालायकी है। तो कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करें, आप उनसे पूछे, वो कहते हैं कि जी ठीक है, ठीक का पॉइंट आ गया। मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। आजम चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो मसला है, अगर हम आईपीपीज के लिए महंगा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे और इनको कहेंगे जी आप बिजली पैदा करें और हमारे निज़ाम चले, ना तो हमारी इस तरह फैक्ट्री चल सकती है, ना हम अपनी कारोबारी ज़िंदगी चला सकते हैं क्योंकि यूनिट्स बहुत महंगे हैं। अगर अब हम सोलर के पास चले जाएं तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जैसे को उनकी कोटेशंस आती हैं एक घर के लिए, तो वो कहते हैं जी 80,000 रुपया सिर्फ आपको नेट मीटरिंग करवाने का लगेगा। 80,000 रुपया, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, और सब ने यही बात की है कि 80 से 90,000 रुपया सर लगता है। जब उनसे पूछता हूँ कि यार डिमांड नोटिस कितने का इशू होता है, तो वो कहते हैं जी डिमांड नोटिस सर को 20-25,000 का इशू होगा। मैं क्या बाकी, कहते हैं सर बाकी तो फिर आपको देने पड़ेंगे इस तरह। तो सर ये बताएं कि ये जो सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने का मामला है किस हद तक मुश्किल बना दिया गया है, एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो अगर किसी ने कमर्शियल बुनियादों पे करना हो वो तो फिर सोचेगा भी नहीं इस हवाले से। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप नेट मीटरिंग करवाना जो है ना वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। देखिए, सोलर को इनकरेज करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास देखें ना महंगी बिजली हम अफोर्ड नहीं करते। सस्ती बिजली के सोर्सेज जिस तरह सोलंकी साहब ने अभी बताया कि हमारे पास सस्ती बिजली या पानी से बनेगी या हवा से बनेगी या सोलर से बनेगी। अब सोलर एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा अपने घर के अंदर सोलर को लगा सकता है, लेकिन हमने सोलर को इतना मुश्किल कर दिया हुआ है। आपको याद होगा कि सोलर पे एक वक्त पे ड्यूटियां ख़त्म की गई, लेकिन साथ ही हुकूमत ने फिर ड्यूटियां लगा दी। वो सोलर एक दफ़ा कीमत नीचे आती है, दूसरी दफ़ा सोलर कीमत ऊपर चली जाती है। अभी इस बजट के अंदर सोलर पे फिर ड्यूटी ख़त्म की गई है। इसको एक नेशनल पॉलिसी के तौर पर लेना चाहिए। अच्छा आजम साहब, सॉरी टू कट यू, ये भी मैंने उन कंपनी वालों से पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं अब तो ड्यूटीज खत्म हो गई हैं। कहते हैं सर ये ड्यूटीज खत्म हुई हैं जब जो लोग यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगे, जो रॉ मटेरियल जहाँ इंपोर्ट करेंगे, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं होगी। ये तो हम बना बनाया बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अभी जो 10K का अगर आपको कॉस्ट करता है वो 1.7 मिलियन से 2.5 मिलियन तक आपको कॉस्ट करता है। तो आप हिसाब लगाएं सर, कैसे एक आम आदमी जो है सोचेगा कि 25 लाख रुपया लगा के वो 10K का सोलर जो है वो सिस्टम इंस्टॉल करवाए। बिल्कुल दुरुस्त, ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह तो ये नहीं चल सकता। देखें, जिस तरह मुआशरत के लिए एक फैसिलिटेशन कमेटी बनाई गई है, क्यों नहीं हम बाकी कामों के ऊपर भी उसी तरह तवज्जो देते, और ये जो दरमियान में ये एक करप्शन का एक वो रास्ता खुला हुआ है उसको भी बंद करें कि
कुछ लोग जो है वो ड्यूटी की मद में, कुछ लोग जो हैं वो आपको नेट मीटरिंग की मद में, इस तरह लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत को इस पर बड़ा सीरियसली तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में देखें जो पेट्रोल और तेल और गैस से बिजली जो बन रही है वो इतनी महंगी है कि उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा जो है वो मुल्क से बाहर चला गया। अब हम उसको वापस लाने के लिए या नए सरमायाकार को लाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। बजाय इस सारी तगोदो के हमने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी होती है, हमने सोलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हम पानी के लिए जो हाइडल हमारी पावर है उसके लिए हम मज़ीद कोशिश करते हैं, तो शायद हम जो डेफिसिट है वो उसको कवर कर लेते हैं। आपको ये डिस्कोस के हवाले से भी सोलंकी साहब ने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा मसला है। आज लाहौर के अंदर बहुत शदीद गर्मी थी, तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और फील लाइक 48-49 था, और इतनी गर्मी के अंदर लाहौर में एसी भी काम नहीं कर रहे, और हर मोहल्ले के अंदर ट्रांसफार्मर जो है वो फट रहे हैं, ट्रांसफार्मर में धमाके हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसका निज़ाम ठीक ना होना, क्योंकि बहुत जो वहाँ पे जो लगे हैं ट्रांसफार्मर लगे हैं वो जो पुराना लोड था उसको मद्देनज़र रख के लगाए गए। अब वहाँ पे लोड बहुत बढ़ चुका है, उसको बेहतर नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो चोरी हो रही है बिजली की, आप देखें कि जो मोहल्ले में एक बंदा अगर चोरी करता है तो पूरा मोहल्ला उसके पैसे दे रहा है उसकी चोरी के। इन चीज़ों को जो चोर है उसको पकड़ें, उसके ऊपर सारा मुद्दा डालें। आम आदमी जो है वो पहले महंगाई की चक्की में पीस रहा है, उसको कम से कम इसके अंदर से थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा फौरी तौर पर जो बिजली का हल है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होगा सोलर है। तो इसके लिए तो ऐसे होना चाहिए कि जिस तरह एक टाइम पे आपको याद होगा पाकिस्तान में बैंकों ने गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ जो है ना वो किस्तों पे देना शुरू कर दी थी, उस पर लोनिंग शुरू कर दी थी। सर अभी भी लोन दे रहे हैं, बैंक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि इंटरेस्टिंगली मेरी रिसर्च इस पे भी है कि 25% 30% बैंक आपको उस कर्ज के ऊपर चार्ज करेगा। 4 सालों में जितना पैसा आपने लिया होगा 100% आप वापस करेंगे। तो ये बताएं कि आपकी ये कॉस्ट कहाँ जाएगी। आजम साहब मैं वापस भी आपको बताऊंगा, डॉक्टर साहब को मैंने इन्वॉल्व करना है इसके अंदर आपकी इजाजत से। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये डिस्कोस का प्राइवेट करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे आजम साहब ने फरमाया और मैम शनीला ने फरमाया कि अगर इनको हम प्राइवेटाइज नहीं करते, ये तो सारा का सारा बोझ सर्कुलर डेट की मद में दोबारा हमारे ऊपर पड़ता रहेगा, और दूसरा जो बिजली के एडिशनल बिल्स हमें आते हैं ये उसकी मद में भी हमारे ऊपर डालते रहेंगे। देखिए, डैम इफ़ यू डू, डैम इफ़ यू डोंट डू, तो जो कराची का तजर्बा है के इलेक्ट्रिक का, तो बेलगाम जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी फिर एक बड़ा रुथलेस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर, ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी होना चाहिए क्योंकि एक पब्लिक सर्विस है, और प्राइवेटाइजेशन भी होनी चाहिए किसी हद तक कोई। और अब बोर्ड्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स की नुमाइंदगी भी हमारे पास है। जो के इलेक्ट्रिक के साथ डील हुई उसके अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं, और कराची के शहरी जो हैं उनकी उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बेहतर हुई, कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हुई। तो जहाँ तक ये बात है कि देखें कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। और दूसरा ये आप देखें कि एक बंदा मकान बनाने के लिए किसी ज़माने में हाउस बिल्डिंग लोन था, तो उसकी वजह से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों ने मामूली मार्कअप पे घर बना लिए। तो बैंक जो है वो एक आम किसी नौजवान को आला तालीम के लिए जो लोन देता है, किसी 5 मरले के घर के लिए जो वो लोन देता है, तो उसमें वो सोलर एनर्जी के लिए लोन की वो शरह नहीं होनी चाहिए जो आप बता रहे हैं। अब जो मुतबादिल तवानाई अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड एक इदारा है, आप कम अज़ कम ये, जब ये गवर्नमेंट आई थी PDM की, तो वो फिर हमें वो इक़दामात पीछे होते हुए दिखाई दिए। एक ये था कि सरकारी इदारे जो हैं वो तो अपनी कंजम्पशन के लिए, उनके पास पैसे, जिन जिन इदारों के पास सरप्लस पड़े हुए हैं, जो साल के बाद जून में बजट लैप्स हो जाता है, तो आप अगर वो उसको कर लें सोलर पे कन्वर्ट, तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपकी वो कॉस्ट भी, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और सिस्टम के अंदर वो जो सरप्लस, जो आपने बिजली बचत की है, वो प्राइवेट सेक्टर को जा सकती है। इसी तरह इंडस्ट्री है, उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लोन होते हैं, उनके अंदर एक ये भी लोन रख लें। तो इस तरह के। और तीसरा जो चीज़ अभी तक हम रियासत ये नहीं तय कर सकी कि मार्केटें गर्मियों में किस वक्त बंद करनी। शदीद गर्मी में अब सनलाइट जो है वो हमें काफ़ी देर तक, मगरिब तक होती है, लेकिन 12-1 बजे तक दुकानें खुलने का क्या आप कह रहे हैं? मैनेजरियल इशूज़ हैं इनको, तो मैनेजरियल इशूज़ भी हैं, और फिर जो उमरा के घरों में इतनी लाइटें ऑन होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आएगा। क्विकली मुझे डॉक्टर फारूक साहब के पास जाना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर तवानाई की यही कॉस्ट रही, अगर आप एनर्जी मिक्स देखें तो उसमें जो शेयर है
थर्मल का वो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हाइडल का कम होता जा रहा है और सोलर का भी बहुत ज़्यादा काम है ऑल्टरनेटिव ज़राए के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर सर हम कैसे कंपेटिटिव होंगे, फिर हमारी प्रोडक्ट्स कैसे दुनिया में जाके मुकाबला करेंगी, फिर हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। मुझे मौका मिला, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर IH उस्मानी से इंटरव्यू करने का मौका मिला। ये वो उस ज़माने में ये बहस चल रही थी कि हमें एटमी धमाका करना है नहीं करना वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि एटमी धमाका आपने करना है या नहीं करना, ये फैसला पॉलिटिकल होगा और आपके हालात के तहत होगा। लेकिन जो आपका एनर्जी का मामला है, अगर आप शुरू हो जाएं खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध तक आएँ तो आपके 22-25 मकामात ऐसे हैं जहां आप टरबाइन लगा के बिजली पैदा कर सकते हैं। वो 20-25 अब बात की स्टडीज़ कहती हैं वो इससे भी ज़्यादा हो गए हैं वो पॉइंट्स। एक तो हमें उन जगहों को यूज़ करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सोलर का हम कह रहे हैं उसको करना चाहिए, और उसको करने के अलावा उसको जैसे सब कह रहे हैं आसान बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक तीसरी बात बताना चाहता हूँ। आपके जो इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, जापान है, चीन है और बाज़ दीगर ममालिक में भी, उनके यहाँ एनर्जी को उनके इस्तेमाल में कमी के लिए बड़े साइंटिफिक काम हुए हैं और उसके लिए बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। हमारे यहाँ बहरिया यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के एक उस्ताद हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली ख़ान, उन्होंने इस सिलसिले में काम किया है और इसको काफ़ी आगे पहुँचाया है। सही। और बाद ऐसी चीज़ें उन्होंने उसमें इस्तेमाल की हैं जो जापान और चीन में भी इस्तेमाल नहीं होती। और मैं आपको यानी आपके तवज्जुह से कौम को बताना चाहता हूँ कि बाज़ सरकारी इदारों ने, बाज़ नीम सरकारी इदारों ने और बाज़ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने उनका ये काम इस्तेमाल किया, अडॉप्ट किया है, और उनकी बिजली की खपत में खातिर खा कमी आई है 30%, 40%। तो हमें इस पर जाना चाहिए। और तीसरी जो बिजली का ज़िया है हमारे यहाँ सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी, और ये हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत में शामिल करने की जरूरत है। रवैयों को तब्दील जहाँ हम नहीं हैं वहाँ बिजली क्यों इस्तेमाल हो। ठीक है, आपका सर पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुंतज़र सोलंकी साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का, शीला मार साहबा का, फारूक आदिल साहब का और आजम चौधरी साहब का। आज बात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतनी यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।